नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। कर्नाटक में हिजाब पर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार के राजस्व मंत्री आर अशोक ने इसके पीछे कांग्रेस का हाथ करार दिया है और उन्होंने कहा कि सरकार हिजाब या केसरिया के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स गलियों में जहां जो चाहे पहने, लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड अनिवार्य है। और वहीं उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है और इस राजनीति के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है राजस्व मंत्री ने। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद आज नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां ब्लैकमेल करने का काम कर रही है। और संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के जरिए सिंडिकेट चलाया जा रहा है और सबसे ज्यादा ईडी के केस महाराष्ट्र में चल रहे हैं और ये पूरी साजिश महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए की जा रही है। और राउत ने आगे कहा कि ये जांच एजेंसियां उनको सत्ता नहीं दे सकती। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। और वहीं चिट्ठी में कहा गया कि क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाता हूं और इस वजह से मुझे जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं राउत ने लिखा कि ठाकरे सरकार गिरवाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था लेकिन जब उन्होंने ये काम करने से साफ मना कर दिया तो ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने आगे कहा कि 17 साल पुराने जमीन खरीदी के मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी है। और राउत ने लिखा कि बेटी की शादी में हुए खर्च की भी जांच हो रही है और लोगों को जबरन उनके खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और वेंकैया नायडू के अलावा विपक्ष को भी चिट्ठी लिखी गई और इसमें विपक्ष को एक साथ आने की बात की जा रही है। और राहुल गांधी, शरद पवार, कांग्रेस के नेता खड़गे, टीएमसी के नेता डेरेक और सपा, बीएसपी और अन्य पार्टियों को लिखी चिट्ठी में जर्मन की एक कविता का भी जिक्र किया गया है। और वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरएलडी ने उस पार्टी से हाथ मिलाया है जिसके बारे में उनके पिता अजीत सिंह ने पूर्व में एक बार टिप्पणी की थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा कोई कुख्यात गुंडा। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने के लिए जयंत समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और जिन्होंने गुंडों और दंगाइयों को संरक्षण दिया है। और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी में अपने चुनाव अभियान के दौरान पूछा कि आरएलडी के हैंडपंप को पानी कैसे मिलेगा, क्योंकि 2012 और 2017 के बीच सपा सरकार द्वारा लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए गए थे। और पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि यूपी में बीजेपी के सत्ता में आने से एक दिन पहले दंगे, कर्फ्यू और स्थानीय लोगों का पलायन सामान्य था। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर राज्य की लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अखिलेश शासन के दौरान महिलाएं असुरक्षित थीं। कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाने के फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धू खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि ये पंजाब के लोग तय करेंगे कि आपको 60 विधायक मिलते हैं या नहीं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले हाईकमान के फैसले के साथ खड़े होने का दावा किया था और वहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पंजाब के लोग तय करेंगे कि आपको 60 विधायक मिलते हैं या फिर नहीं, और अगर 60 विधायक नहीं जीत कर आए तो सीएम कैसे बनेगा। और एक बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा कि अगर 60 विधायक जीत जाते हैं तो हमारा सीएम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता तो फिर कोई और सरकार बनाएगा, या फिर अगर किसी को बहुमत नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सीएम का चेहरा बनने की रेस में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू की बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बनाने का फैसला किया और नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को भरोसा दिलाया था कि वह हाईकमान के फैसले के साथ है
और विरोधी दलों की ओर से कांग्रेस के सीएम के चेहरे का ऐलान होने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला जा रहा था। और नवजोत सिंह सिद्धू पहले दावा करते रहे कि सीएम का फैसला हाईकमान नहीं बल्कि पंजाब के लोग करेंगे, और सिद्धू के इसी बयान को विपक्षी दल उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कल गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और चंद्रशेखर आजाद इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। और साथ ही उन्होंने गोरखपुर सीट को बीजेपी का गढ़ कहे जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने के दौरान कहा कि लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं है और गढ़ राजशाही में होता था, और मैंने यहां से कई लोगों को हारते देखा है, और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी यहां से हार गई थी। संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा के क्रियान्वयन की समीक्षा करने की सिफारिश की है, और समिति का मानना है कि बदलते माहौल में इस योजना में बदलाव करने की जरूरत है, और साथ ही इसके वर्तमान क्रियान्वयन की कुछ कमियों पर भी चिंता जताई है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई, और रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि मनरेगा के तहत मिलने वाले काम के कुल दिनों में बढ़ोतरी की जाए, और काम के दिनों को वर्तमान के 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने का सुझाव भी दिया गया। और वहीं समिति का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए मनरेगा आखिरी उम्मीद रहती है। एक और अहम सिफारिश करते हुए समिति ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी दर को पूरे देश में एक समान करने को कहा, और रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों में मनरेगा मजदूरी दर अलग अलग होने को समझ से परे बताया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां मजदूरी दर 193 रुपये प्रतिदिन है, वहीं बिहार और झारखंड में 198 रुपये है। और वहीं बात की जाए यूपी की, तो यूपी में 204 रुपये और बंगाल में 213, और जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा 315 रुपये प्रतिदिन है। और वहीं समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस विषमता को खत्म करके पूरे देश में एक समान मजदूरी दर लागू करने का तरीका निकालने की अनुशंसा की है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में मंगलवार देर रात कीटनाशक के गोदाम में भीषण आग लग गई, और आग कारण घटना अफरा तफरी मच रही थी। और इधर जहरीले धुएं से आसपास के लोगों का दम घुटने लगा, जिसे देखते हुए रात में ही इलाके को खाली कराया गया। और इधर आग बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मी भी बेहोश हो गए, और जिन्हें आनन फानन पर मौके से हटाया गया। और घटना बेतिया के लाल बाजार की बताई गई। और वहीं उक्त बाजार स्थित भारतीय बीज खाद भंडार प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में देर रात आग लग गई, जिससे भारी मात्रा में रखा गया कीटनाशक जलकर राख हो गया। और वहीं गोदाम में लगे 2 पिकअप वैन, 4 पहिया वाहन और 3 बाइक भी पूरी तरह जलकर राख हो गई। और आग के कारण करोड़ों रुपए की क्षति का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि देर रात आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली, जिसके बाद 4 दमकल की गाड़ी सुबह तक आग बुझाने में जुटी रही। और वहीं देर रात से आसपास के घरों को भी खाली कराया गया, क्योंकि कीटनाशक के जहरीले धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और फिलहाल आग पर लगभग काबू पा लिया गया। और इधर घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन के नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और गनीमत यह है कि कोई बड़ा हादसा इसमें नहीं हुआ है। और वहीं बात की जाए सीरिया की, तो सीरिया ने राजधानी दमिश्क के पास इजरायली मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। और वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई एयर डिफेंस ने बुधवार को राजधानी दमिश्क के आसपास कई इजरायली मिसाइलों को मार गिराया है, और मिसाइल के जरिए दमिश्क को टारगेट किया गया था। और एक सरकारी टेलीविजन ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि सीरियाई वायु रक्षा बलों ने दमिश्क पर मिसाइल हमले की योजना का सामना किया, और फिलहाल इस बारे में किसी तरह के नुकसान या हताहतों की
कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। और इजरायली सेना ने कहा कि बुधवार को उत्तरी इजराइल में रॉकेट चेतावनी सायरन बजाया गया था और यह वार्निंग करीब उसी वक्त सुनाई दी थी जैसे कि सीरिया से रिपोर्ट आ रही थी। और वहीं सीरियाई एयर डिफेंस ने दमिश्क के ऊपर कई इजरायली मिसाइलों को गिरा दिया था। और सीरियाई स्टेट टेलीविजन ने बुधवार को दमिश्क के आसपास एक इजरायली हमले की सूचना दी। और उधर इजरायली सेना ने कहा था कि एक सीरियाई विमान भेदी मिसाइल को इजराइल की ओर दागा गया था। वहीं भारत वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला अब से कुछ ही देरी में शुरू होने जा रहा है। और सीरीज के पहले वनडे में टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत मिली थी और अब भारतीय टीम दूसरा वनडे जीतकर इस साल की पहली सीरीज अपने नाम करने उतरी है। और वहीं इससे पहले इस साल भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। और इस मैच में टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मैच में उपलब्ध नहीं रहने वाले लगभग सभी खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और वहीं केएल राहुल टीम से जुड़ चुके हैं। और वहीं कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके शिखर धवन और श्रेयस अय्यर भी प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए पूरी तरह फिट हैं। और इनके साथ ही टीम इंडिया की स्क्वाड में बाद में जोड़े गए मयंक अग्रवाल भी अपना क्वारंटीन खत्म कर चुके और फिर ईशान किशन भी मौजूद हैं। और ऐसे में रोहित, विराट, सूर्य कुमार, दीपक हुडा और ऋषभ पंत के साथ बाकी 2 खिलाड़ी कौन होंगे और बैटिंग ऑर्डर में क्या फेरबदल होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका लगा है। और ड्रैगन की दादागिरी से जूझ रहे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। और अब ब्रह्मोस के आने से कैसे दुश्मनों के पसीने छूटने वाले, आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।